हम लोग यहाँ पर आज सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं 2025 का केमिस्ट्री पार्ट 2 का। तो इसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो एमसीक्यूज़ हमारे पास होंगे, 17 एमसीक्यूज़ हैं जो यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं सबसे पहले तो केमिस्ट्री के मॉडल पेपर में। तो फर्स्ट है, इन 3A ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल द आयोनाइजेशन ऑफ गैलियम इज़ हायर देन एल्यूमिनियम ड्यू टू इनसफिशिएंट शील्डिंग ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज इन गैलियम बाय डैश। कि 3A ग्रुप में जो है वो पीरियोडिक टेबल के जो आयोनाइजेशन होती है गैलियम की वो एल्यूमिनियम से हायर होती है ड्यू टू द अनसफिशिएंट शील्डिंग ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज इन गैलियम बाय डैश। देखो ग्रुप 3 जो हमारे पास है ना पीरियोडिक टेबल का, तो उसके अंदर बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं ना। ग्रुप 3 है मतलब दैट इज़ बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब ग्रुप 3A के अंदर क्या होता है, ग्रुप 3A के अंदर हमारे पास एबनॉर्मलिटीज़ जो है वो मौजूद होती हैं, एनामोलीज मौजूद होती हैं। किसके अंदर? ट्रेंड्स के अंदर। जैसे कि जब हम ख़ास तौर पर एल्यूमिनियम और गैलियम की बात करते हैं तो इनके अंदर यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ये हमारे पास देखने में मिलती है। तो अब आपको पता है कि गैलियम वाले मतलब ये तो हमारा सेकंड पीरियड, ये हमारा थर्ड पीरियड, ये हमारा फोर्थ पीरियड है। मतलब गैलियम से क्या होता है, गैलियम से हमारे पास 3D सीरीज़ स्टार्ट हो जाती है और 3D सीरीज़ की वजह से एक शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास जो है ना वो कह सकते हैं कि वो इनसफिशेंट हो जाता है। तो यही वजह है कि होना क्या चाहिए कि टॉप से बॉटम ऐसे हम जाते हैं तो टॉप से बॉटम जाते हुए आयोनाइजेशन पोटेंशियल हमेशा हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। ये तो हमें पता है। तो एल्यूमिनियम के मुकाबले में गैलियम की जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो हमारे पास जो है वो कम होना चाहिए, डिक्रीज़ होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि गैलियम की जो है वो हायर होती है एल्यूमिनियम की। इसके पीछे वजह क्या है कि 3D इलेक्ट्रॉन्स कि 3D सीरीज़ में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं 3D ऑर्बिटल में, उनकी वजह से क्या होता है कि ये इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होती है। तो ये फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, चैप्टर नंबर 1 से है। ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है ना उसके जो है वो हम वो कह सकते हैं एक्सेप्शन कह सकते हैं, वो है ये 3A ग्रुप में जो आती है। सेकंड है, दिस मेटल इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। हड्डी और दांतों के ग्रोथ के लिए आपको पता है कैल्शियम हमारे पास जो है वो ज़रूरी होता है। थर्ड है, द बॉइलिंग पॉइंट एंड विस्कोसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है हाई बिकॉज डैश। तो सल्फ्यूरिक एसिड की जो बॉइलिंग पॉइंट है विस्कोसिटी है वो हाई होती है। क्या वजह है इसके पीछे? यस, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। यस, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन हो जाएगा। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड की विस्कोसिटी और बॉइलिंग पॉइंट ये हमारे पास जो है वो हाई रहती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम इन PTEN3 उसके बाद Cl4 इज डैश। कि कोऑर्डिनेशन नंबर किससे कहते हैं हमने पढ़ा था, ये चैप्टर नंबर 2 से आया हुआ एमसीक्यूज है। चैप्टर 2 से एक एमसीक्यूज आया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर किससे कहते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिसीव्ड बाय अ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम जितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स लेता है उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे पता लगता है, जैसे कि अगर हम इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करेंगे तो यहाँ सिर्फ लिगेंड को देखना है। ये रहा हमारे पास लिगेंड है इथिलाइन डायमाइन। अब EN जो हमारे पास है वो कैसा है, बाइडेंटेट लिगेंड है। तो एक EN क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हमें देता है और 3 क्या करेगा, 2 3 6 देगा। तो 6 हमारे पास इसका क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। तो डेंटिसिटी है उसको नंबर ऑफ लिगेंड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें पता लग जाता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास क्या है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का सिंपल फार्मूला है कि जो भी डेंटिसिटी है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ लिगेंड से। लिगेंड जितना भी है तो आपको पता लग जाता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल रहा है। सही है। नेक्स्ट एमसीक्यू से, दिस मेटल हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3D ऑर्बिटल। 3D ऑर्बिटल में सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे? देखो कॉपर क्या होता है, कॉपर होता है 4s1 3d10। मैग्नीज होता है 4s2 3d5। कोबाल्ट होता है 4s2 3d7। आयरन होता है 4s2 3d6। अब यहाँ देख सकते हैं कि D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा कहाँ पर आएंगे? सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन D में किस मतलब मैग्नीज में आएंगे। बिल्कुल सही, तो मैग्नीज में आएंगे, जो कि मैग्नीज में आपको पता है कि देयर विल बी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ में आ रही बात सबको? कैसा आएगा? नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द जनरल फार्मूला ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ साइक्लोअल्केन इज डैश। साइक्लोअल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है? अल्कीन के बराबर होता है। जो अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है वही साइक्लोअल्केन का होता है, CnH2n।
नेक्स्ट MCQ द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज एडेड टू एन इथाइल मॉलिक्यूल इज डैश, कि जब इथाइन मॉलिक्यूल में HBr को ऐड करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो क्या बनेगी। ठीक है, अब इथाइन की मॉलिक्यूल है, अब इसमें फाइनल मतलब 2 स्टेप में होगा ना ये मैकेनिज्म, 2 स्टेप में रिएक्शन होगा। अब देखो C ट्रिपल बॉन्ड C है, इसमें हमने एक बार HBr ऐड किया तो पहले तो HBr डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, C डबल बॉन्ड एक तरफ H एक तरफ Br आ जाएगा। लेकिन जब दूसरी बार जब हम इस पर HBr ऐड करेंगे तो ये मार्कोनिकोफ रूल लगेगा और हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा, ब्रोमीन यहाँ अटैच हो जाएगा मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास क्या होगा कि दोनों Br एक ही कार्बन पर अटैच हो जाएंगे ना, तो जिमिनल बनेगा ना, जिमिनल डाइब्रोमाइड, या 1,1 डाइब्रोमो इथेन, तो 1,1 डाइब्रोमो इथेन बन गया। ठीक है, तो रिएक्शन इसमें एज MCQs आया मसला। नहीं, देखो एडिशन रिएक्शन उस वक्त तक चलता है जब तक कि सारे पाई बॉन्ड टूट ना जाए। एडिशन रिएक्शन तमाम पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है, चाहे वो 1 हो चाहे वो 2 हो, इसलिए इथाइन से हम डायरेक्टली जो है वो अल्केन तक जाएंगे, मतलब अल्काइन से। 7th है द सूटी फ्लेम ऑब्जर्व व्हेन बेंजीन बर्न्स इज ड्यू टू डैश, जब बेंजीन जलता है तो उसके जलने से काला धुआं क्यों निकलता है? हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम परसेंट, क्योंकि बेंजीन के अंदर जो परसेंटेज होती है कार्बन की वो ज़्यादा होती है अल्केन्स वगैरह के मुकाबले में। 9th है द कार्बोनिल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड इज डैश, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है जो कि ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सही। 10th है लुकास रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ डैश, हमने पढ़ा था अल्कोहल में ZnCl2 और HCl का मिक्सचर होता है लुकास रिएजेंट, बिल्कुल सही। इससे हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के बीच में डिस्टिंग्विश टेस्ट करते हैं ना। 11th है व्हेन अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद कीटोन इट प्रोड्यूसेस डैश, टर्शियरी अल्कोहल बनाएगा, बिल्कुल सही। फिर कीटोन सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो आसान है MCQ से। चले भाई, नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इज डैश, तो आज तो इसका टेस्ट है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कौन सा होता है? हेमोग्लोबिन होता है, जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट है दिस कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज ऑक्साइम, ऑक्साइम इसमें से कौन सा है? यस, थर्ड वाला ऑक्साइम है, यस थर्ड वाला ऑक्साइम है, ये हमने एल्डिहाइड की रिएक्शन में पढ़ा था ना, दिस इज ऑक्साइम। नेक्स्ट है एंटी मलेरियल ड्रग अमंग द फॉलोइंग इज डैश, क्लोरोक्विन एंटी मलेरियल ड्रग है, बिल्कुल सही। लास्ट जो हमने पढ़ा था ना फार्मास्यूटिकल कल, बल्कि नहीं एंटी मलेरियल ड्रग तो हमने अभी आज पढ़ना था ना, लिखा था कल, वर्डिंग लिखी थी उसमें क्लोरोक्विन लिखाया था ना एंटी मलेरियल में। ओजोन इज डिस्ट्रॉयड बाय डैश, ये CFC क्लोरोफ्लोरो, देखो पढ़ा नहीं था ये चैप्टर हमने, लेकिन आ गया, बिना पढ़े भी ये चैप्टर हो जाते हैं समटाइम ना। अब ये चैप्टर नहीं पढ़ा, चैप्टर 12 है, लेकिन ये आ गया CFC हो गया, तो बहुत आसान चैप्टर है। नेक्स्ट है द IUPAC नेम ऑफ फॉर्मिक एसिड इज डैश, मिथानोइक एसिड हो गया HCWH, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है 17 द pH ऑफ एसिड रेन इज डैश, ये भी चैप्टर 12 का है। अबव 8 तो बेसिक हो जाएगा, एसिड रेन मतलब A तो नहीं हो सकता, 7 to 8 भी नहीं हो सकता, और बिलो 5 ना, 5 से कम। मैट्रिक में पढ़ा होगा आप लोगों ने एसिड रेन, 5 से कम होता है उसका pH। तो ये एसिड रेन का टॉपिक चैप्टर 12 से है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो दोनों 2 MCQs देखो आए हैं, मतलब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से मॉडल पेपर में। अब आ जाए इसमें सेक्शन B देखते हैं। ओके, रिवर्स जाए, ये तो रिवर्स जाए, पिछले पेज पे जाए, हाँ पीछे इस तरह से, क्योंकि रिवर्स मॉडल पेपर PDF बना हुआ है ना। और पीछे करें, और करें पूरा, और करते रहें, और करें बस, नहीं और करें, सेक्शन C है ये, करते रहें, और करें बस, रोक दें। अब ये सेक्शन B हमारे पास है। अब इसमें क्या करना है कि 4 क्वेश्चन आपको इनऑर्गेनिक से करना है और 5 क्वेश्चन आपको ऑर्गेनिक से करना है। तो आप इस तरह से क्या हो गया हमारे पास, अच्छा पहले क्या था कि 4 ऑर्गेनिक और 4 इनऑर्गेनिक होता था, कहीं से भी कर लें। इस बार उन्होंने क्या किया, 4 ऑर्गेनिक से, मतलब 4 इनऑर्गेनिक से और 5 जो है वो ऑर्गेनिक से करने। ठीक है, हाँ सही। रीज़न ये है ना कि एक चैप्टर जो चैप्टर 13 है, जिससे हमारे पास इनऑर्गेनिक का एक सवाल बनता था ना, तो वो चैप्टर हटा दिया गया, इस वजह से उन्होंने ये चॉइस खत्म कर दिया, इस वजह से वो स्पेक्ट्रोस्कोपी हटा दिया गया इस वजह से। चलो भाई, इनऑर्गेनिक जर्नल केमिस्ट्री का सवाल है। अच्छा, ये पूरा जो पेपर है नहीं मैंने सॉल्व किया भाई, ये मैंने इसका PDF आपको भेज दिया,
ग्रुप पर आपके सॉल्व करके पूरा। तो मैं ओवरऑल सॉल्व नहीं करूँगा, बस इक्वेशंस और नोमेनक्लेचर वगैरह पर देखेंगे, ओवरऑल सॉल्व नहीं करना, ठीक है। पहला है व्हाट इज फ्लेम टेस्ट, वाई अल्कली एंड अल्कलीन अर्थ मेटल गिव कलर्ड फ्लेम, मेंशन द कलर ऑफ फ्लेम ऑफ एनी अल्कली मेटल्स। मतलब फ्लेम टेस्ट क्या होता है, चैप्टर 1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, चैप्टर 1 से आया है फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट किसे कहते हैं, फ्लेम टेस्ट क्यों देते हैं अल्कली मेटल्स, और कोई फ्लेम के कलर्स का नाम बताइए। तो ये आप लोगों ने चैप्टर 1 के अंदर आप लोगों ने इसको पढ़ा है, ठीक है, क्लियर है, याद है फ्लेम टेस्ट। और अलग अलग सोडियम का जैसे कि हमारा येलो फ्लेम होता है, इस तरह से याद रखें। और गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, या फिर रीजंस देते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे क्यों बिहेव करता है, तो इसका क्या आंसर हो सकता है कि क्यों है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चूँकि सल्फ्यूरिक एसिड में जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना हमारे पास, वो कैसे होती है, +6 होती है, और ये सल्फर अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को +6 से +4 कर लेता है जब ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होता है। तो चूँकि हम देख सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड की खुद सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होती है, खुद चूँकि रिडक्शन होती है, इसलिए क्या करता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। दैट्स वाई इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट रिड्यूसेज इटसेल्फ फ्रॉम H2SO4 टू सल्फर डाइऑक्साइड। ये पढ़ा था ना हम लोगों ने चैप्टर 1 में। इसके बाद नेक्स्ट है गैलियम हैज ए स्मॉलर एटॉमिक रेडियाई देन एल्यूमिनियम। तो ये जो जिसके बात अभी मैंने बताई आपको कि होता क्या, वैसे टॉप से बॉटम आते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, लेकिन 3A ग्रुप के अंदर जो है ना एक एबनॉर्मलिटी होती है कि गैलियम जो है वो छोटा एटम होता है एल्यूमिनियम के मुकाबले में। इसके पीछे रीज़न क्या, इसके पीछे रीज़न है शील्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। तो ये शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट है एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इंक्रीजेस फ्रॉम HF टू HI। अब आपको पता है कि HI मोस्ट एसिडिक होता है, HF लीस्ट एसिडिक होता है, हमने हैलोजन एसिड्स में पढ़ा था इसकी एसिडिटी चैप्टर 1 के अंदर। ऐसा क्यों होता है, तो ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड एनर्जी ना भाई, तो बॉन्ड एनर्जी के डिक्रीज होने की वजह से होता है। क्योंकि जैसे जैसे हम HF से HI की तरफ जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब बॉन्ड लेंथ बढ़ता है तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होती है, इसलिए HI का बॉन्ड बनना टूटना सबसे आसान है। और जब HI बॉन्ड टूटता है तो क्या करता है, H+ ईजिली लिबरेट कर सकता है। इसी के मुकाबले में HF का बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, इसलिए ये H+ को आराम से लिबरेट नहीं कर सकता, दैट्स वाई ये एक वीक एसिड है। तो ये एसिडिटी ऑर्डर भी हम लोगों ने पढ़ा था, याद करो। इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी ऑफ जिंक इज लीस्ट इन 3D सीरीज। देखो बाइंडिंग एनर्जी जो है ना, बाइंडिंग एनर्जी ये हमारे पास चैप्टर 2 का रीज़न है। तो बाइंडिंग एनर्जी का ताल्लुक किससे होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से होता है। जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी। अब जिंक जो है ना, जिंक क्या होता है, जिंक हमें पता है कि इसके 3D10 होता है ना, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, ये होता है 4s2 3D10 होता है ना बेटा, 4s2 3D10। अब इसमें चूँकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, इस वजह से इसकी सबसे कम बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी का याद रखिएगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ इसका कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, लेकिन रीज़न के सवाल जो है ना, ये रीज़न के सवाल हम कोशिश करते हैं हम इसको ना करें, इसको अटेम्प्ट ना करें। वजह क्या है, वजह इसके पीछे ये होती है कि चैप्टर 1 2 से मिक्स होकर आ रहा होता है ये। अब देखो ये चैप्टर 1 के रीज़न से 3, ये चैप्टर 2 का रीज़न है, इसलिए बेहतर होता है कि आप रीजनिंग क्वेश्चंस को छोड़ दें, बाकी सवाल करें जो आराम से अटैम्प्ट हो जाएंगे। और ये रीजन का सवाल भी और लग के आ रहा है फ्लेम टेस्ट के साथ। सही, क्लियर है, समझ में आ गया? तो आगे बढ़ें। अब जो इसके बाद जो सवाल हमें मेन करने हैं ना, 4 सवाल निकालने हैं। तो जो मेन सवाल हमें निकालना है वो ये वाला है, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। एक सवाल मस्त यहाँ से निकलेगा आपका शॉर्ट में, ठीक है, कि IUPAC नेम्स लिख दें फॉलोइंग के। अब जो इसका IUPAC नेम लिखना है Na2PTOH4, तो सबसे पहले कैटायन का नाम लिखते हैं, पता है सबको। तो ये हो जाएगा हमारा सोडियम, उसके बाद 4 OH है तो क्या हो जाएगा, टेट्रा हाइड्रोक्सो, और PT है तो ये हमारे क्या हो जाएगा, दिस इज प्लैटिनेट। और ये ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी, कैसे आ जाएगी, ये +2 है और ये -4 है, तो ये 2 निकल कर आ जाएगा, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है? अब दूसरा देखो FeCN6 पावर -3। अब Fe हमारे, अच्छा Cn क्या होता है, सायनो, तो 6 है तो क्या हो जाएगा, हेक्सा सैनो। चूँकि नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है तो फेरेट होगा ना, ये फेरेट। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, लास्ट में क्या लिख देंगे, आयन लिख देंगे। ठीक है बेटा। अब ये कितना ऑक्सीडेशन नंबर आया उसका, वैसे ये -6 हो गया, उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो +6 -3 हमारा क्या निकल गया, 3 निकल गया, ये ऑक्सीडेशन नंबर इसका। तो हेक्सा सैनो फेरेट 3 आयन हो गया हमारा। ये आता है सबको, ये चैप्टर 2 में पढ़ा है ना हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है चैप्टर 2 से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक है। इसके बाद ये EN3 है, तो ये EN चूँकि ऑर्गेनिक लिगेंड है तो ट्रिस लिखते हैं ना, ट्रिस इथाइलिन
डायमाइन। अब चूँकि प्लस चार्ज लगा हुआ है तो सिंपली क्या लिखेंगे, क्रोमियम लिखेंगे। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर आएगी क्रोमियम की और लास्ट में क्या लिख देंगे, आयन लिख देंगे, क्योंकि चार्ज लगा है। अब क्या आ जाएगा, इसका तो जीरो होता है, तो जो ओवरऑल चार्ज है वही क्रोमियम का है, +3। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है बेटा, तो ये ए से अमाइन है और ये एन से नाइट्रो है, तो क्या हो जाएगा, पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है, पहले अमाइन आएगा फिर नाइट्रो आएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, दिस विल बी ट्राई अमाइन, डबल एम से अमाइन होगा। उसके बाद ट्राई नाइट्रो, उसके बाद कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगी इसकी, ये 0 है और इसकी -3 है, तो ये 3 आ जाएगी। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो ये हमारे पास सारे नोमेनक्लेचर हो गए। तो ये हमारे पास 4 IUPAC नेम होते हैं 4 नंबर के, जो मस्ट आएंगे आपके पास बोर्ड एग्जाम में, तो आपको यहाँ से कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स कलर्ड, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। पढ़ा था ना कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन चैप्टर 2 में, तो ये यहाँ से पूरा लिख देंगे उसको। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट में डिस्क्राइब हाउ 99.99% प्योर कॉपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉपर मैट। ये भी हमें चाहिए, प्लेनेटरी ऑफ कॉपर है चैप्टर 2। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि 99.9 मतलब प्योर कॉपर बनाना है, कहाँ से, कॉपर मैट से। कॉपर मैट क्या होता है, Cu2s, कॉपर मैट Cu2s होता है ना, तो इसका मतलब कॉपर मैट आपको मिल गया। अब कॉपर मैट से किस रहा है, मैट कहाँ से मिलता है, जो हमारे पास स्मेल्टिंग का प्रोसेस होता है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें 2 प्रोसेस का, हमें 2 स्टेप बताने हैं। एक स्टेप बताना है इसके अंदर बेसेमराइजेशन है ना बेटा, तो बेसेमराइजेशन करेंगे तो ब्लिस्टर कॉपर आ जाएगा, और दूसरा स्टेप क्या पड़ता है ना, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ये जो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है। ये 2 स्टेप आपको करना है, तभी ये शॉर्ट में आएगा। वो 99.99% इट इज 100%, तो 0.01% में क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये 100% ही है। तो ये 2 स्टेप बता रहे हैं, सिर्फ पूरा नहीं लिख देना है बिल्कुल शुरू से CuFeS2 से। अगर पूरा आएगा तो फिर वो लॉन्ग बन जाएगा, ये शॉर्ट 4 नंबर का है, वरना वो 8 नंबर का होता है। ठीक है, तो उन्होंने इस बार शॉर्ट में डाल दिया है मॉडल पेपर में, ब्लिस्टर कॉपर पे छोड़ देंगे ला बना के। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ नायलॉन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये तो कल हमने पढ़ा था, नायलॉन PVC, ये हो जाएगा, चैप्टर 11 से आया ये। नेक्स्ट है, व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेज, एक्सप्लेन ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये चैप्टर 12 का है। मान लेते हैं कि अगर ग्रीन हाउस गैसेस क्या हो तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, मैट्रिक में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, लेकिन मान लेते हैं चलो नहीं याद किया हमने, तो कोई मसला नहीं, अभी भी हमारे 1 2 3 सवाल तो शुरू भी निकल गए आराम से। 4 तो निकालना है, 4 ही निकाला तो छोड़ दो आप ये चैप्टर 12 का सवाल, क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद एक और भी, अभी एक सवाल और भी बाकी है, जबकि ऊपर वाला भी हम रीज़न भी छोड़ दें, तो भी 3 सवाल निकल गए, ये छोड़ दिया, तो अब चौथा ये सवाल है, डिफाइन द फॉलोइंग, डिफाइन करें फॉलोइंग को। ठीक है, तो कैटालिटिक कन्वर्टर, ये चैप्टर 12 का हमारे पास एक वो है डेफिनेशन है, गाड़ियों में लगता है कैटालिटिक कन्वर्टर टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिशन। ठीक है, चिलेट्स और चिलेटिंग एजेंट जो हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 2 में, डायगोनल रिलेशनशिप, ये भी चैप्टर 1 का है। एंटीपायरेटिक मेडिसिन, ये हमारा चैप्टर 11 का है, जो बॉडी को एंटीपायरेटिक मेडिसिन क्या होता है, जो बॉडी टेम्परेचर को लो कर दें, जैसे पैरासीटामोल, पैराडॉल हो गया, बुखार उतारने वाली दवाइयाँ। तो इसको जगह आप और करके ये भी कर सकते हो, राइट एटलीस्ट 1 सिग्निफिकेंट यूज़ ऑफ द फॉलोइंग मेटल, इनमें से किसी एक मेटल का कोई यूज़ आप लिखते हैं, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, इन सब के एक इस्तेमाल लिख सकते हैं। अब कॉप सोडियम है, तो सोडियम का क्या यूज़ हो सकता है, सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, उससे नमक बनता है। कैल्शियम हड्डियों के लिए ज़रूरी है, आयरन से हम लोग गेट वगैरह बनाते हैं, और कॉपर से तार बनाए जाते हैं, वायर्स बनाए जाते हैं। आसान है, मतलब छोड़ के भी आराम से हो जा रहा है, कोई ऐसा मसला नहीं। हाँ, जो मेन क्वेश्चन करना है आपको है वो तो ऊपर दिख गया आपको, क्लियर में कोई मसला हो जाएगा। ये 4 सवाल निकल गए इसके। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखते हैं, जरा ऊपर करें। नहीं, सिर्फ सोडियम का यूज़ लिखना है, सोडियम के कंपाउंड्स का नहीं, NaCl का यूज़ नहीं बताना है। हाँ, सोडियम को हम लेकिन ये बोल सकते हैं कि सोडियम मेटल इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, हाँ तो यूज़ ही हो गया था। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख लें। ऑर्गेनिक में एक सवाल तो डिफाइन द फॉलोइंग का होता है, अगर आप चाहें तो डिफाइन कर दें। तो रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम, कैटनेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू लॉन्ग फॉर्म लॉन्ग चेन एंड रिंग, functional group atoms or group of atoms which are responsible for all the physical and chemical properties of organic compound. Homologous series, the consecutive member of organic compounds differ with a ratio of CH2, a peptide bond, the bond which is by which amino acids are linked together to form protein is called peptide bond. Clear? तो ये आराम से डेफिनेशन हो जाती है, और डेफिनेशन एक चैप्टर से नहीं आती, लेकिन आप देखो आप
ये कुछ चैप्टर 3 से ज़्यादा डेफिनेशन चैप्टर 3 से आई नहीं इसमें, लेकिन ये वाला जो डेफिनेशन है ना ये चैप्टर नंबर 10 से आ गया बायोकेमिस्ट्री से, तो डेफिनेशन मिक्स होकर आती है। ज़्यादातर वैसे चैप्टर 3 से आती है, और कुछ 4 करना है तो चैप्टर 3 की डेफिनेशन आप कर लोगे तो एक शॉट आपका निकल जाएगा। और डिफाइन बकी बॉल, एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर, डायग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट इट्स 2 प्रॉपर्टीज एंड 2 यूजेस। बकी बॉल को डिफाइन करें, उसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करें, डायग्राम नहीं बनाए, और उसके 2 प्रॉपर्टी 2 यूजेस देते हैं। वो बकी बॉल हम लोगों ने चैप्टर 3 में किया था, बक मिनिस्टर ऑफ फ्लोरीन, याद है। तो ये इसकी जगह और जगह आकर है, मतलब इसकी जगह आप ये भी कर सकते हैं, मर्जी है। ये पूरा सवाल ही छोड़ दो, आगे 5 सवाल तो निकालने, बाकी निकाल लेंगे, सही है ना भाई। बट ये डेफिनेशन आराम से हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। आपको पता है चैप्टर 4 से आपका आईयूपीएसी नेम लाजमी आएगा, इस नेम टू स्ट्रक्चर। तो इसको ज़रा देखते हैं किस तरह के 5 सवाल दिए हमें, तो कैसे बनेंगे, ठीक है। सबसे पहला स्ट्रक्चर तो आपका कंडेंस है, इसको ओपन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। कार्बन है, 3 तरफ CH3 है, ठीक है। उसके बाद कार्बन है, फिर कार्बन है, 2 तरफ CH2 है, ठीक है बेटा, हो गया। नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग कहाँ से, लेफ्ट साइड से कर देंगे, तो 2 रेडिकल है ना, यहाँ से 1 रेडिकल है, तो 1 2 3 4 5, ये हो गया 2,4 ट्राई मिथाइल, और 5 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज, समझ में आ गया नाम सबको, मसला हाइड्रोजन नहीं लगा रहा मैं, क्लियर है। कंडेंस को ओपन करना आता है सबको। अब ये स्ट्रक्चर देख लो, दूसरा नीचे वाला देख लेते हैं। ये डायरेक्ट तो ओपन चेन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन जाएगी, 1 2 3 4 बस। अब ये एक हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, OH है, एक Cl है, और ये पूरा हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसका सफिक्स जाएगा, बाकी इन दोनों का प्रीफिक्स जाएगा, पढ़ा है ना हमने, चूँकि COOH को हाईएस्ट प्रायोरिटी है। इसका प्रीफिक्स क्या होता है, OH का हाइड्रोक्सी, और Cl का तो क्लोरोइल आता है। तो सबसे पहले क्लोरो आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्स। उसके बाद वर्ड रूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड तो एन, और 1 ओइक एसिड। समझ में आ गया नाम, पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड था ये। नेक्स्ट आते हैं इसमें, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बना देते हैं, तो 1 2 3, एक CH3 ग्रुप है, और अमाइन का हमारा इसका फंक्शनल ग्रुप है, इसका सफिक्स चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। आईयूपीएसी नेम लिखना है, ठीक है। कॉमन में लिखते हैं तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल अमाइन हो जाता, लेकिन कॉमन नहीं लिखना है, सही है। तो इस तरह से लिखेंगे ना, अमाइन इसका जाता है ना सफिक्स, तो ये फंक्शनल ग्रुप हमारा NH2 है, इसका सफिक्स अमाइन जाएगा, ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, क्लियर है। आईयूपीएसी कॉमन जब लिखते हैं तो टर्शियरी लगा देंगे इसमें, टर्शियरी ब्यूटाइल। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें देखो बेटा, यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब कैसे बनेगी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो देखो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में टाई हो गया, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, डबल बॉन्ड से करेंगे, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, ये हमारा आ गया ब्रांच, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 मिथाइल, वर्ड रूट 5 कार्बन है तो पेंट, डबल बॉन्ड कहाँ है, 1 पेंट 1 इन 4 आइन, ठीक है, क्लियर है। लास्ट स्ट्रक्चर है, ये देख लो, CHO है बेटा, ये एल्डिहाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड है ये, ठीक है। नंबरिंग यहीं से कर देंगे, एल्डिहाइड को आपको पता है प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप तो भाई है, ठीक है। CH3 आई लिखा हुआ है ये, नहीं आपने वो लगाया हुआ, कर्सर हटाओ ज़रा, ये कर्सर है शायद, हाँ कर्सर, सॉरी, ठीक, वो कर्सर तो ऐसा लगा था कि वो आयोडी में, वह परेशान हो गए कि नाम ही नहीं निकलता ऐसा तो। ओके 1 2 3 4 5, अब ये Cl है, ये Br है, ये CH3 है, तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, C से क्लोरो, B से ब्रोमो, M से मिथाइल, पहले किसका आएगा, ब्रोमो, तो क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो, उसके बाद 4 क्लोरो, इसके बाद 2 मिथाइल, इसके बाद पेंटेन 1 अल। सही हो गए सारे, समझ में आ गया सबको, आसान है। तो अगर आपने चैप्टर 4 पढ़ा है ठीक से तो आप आराम से कर सकते हैं। एक ये तो लाजमी ये शॉर्ट निकल जाता है आपका, कुछ भी कर लो, ये शॉर्ट करना है, ठीक है। 2 सवाल तो हो गया देखा जाए तो, ठीक है। 3 सवाल और रहेगा, चूँकि 5 करने, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म चैप्टर 5 में जो हमने पढ़ा था,
3 स्टेप होते हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन। हो जाएगा ये काम आराम से। ये भी नहीं हो रहा तो और करके एक और सवाल डाला हुआ है कि डिफाइन कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है? कार्बन विच इज अटैच टू 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एक्सप्लेन ऑप्टिकल आइसोमर्स विद एग्जांपल। ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ा था चैप्टर 5 में, तो नहीं करना तो ये वाला कर लेना मैकेनिज्म इसका, सिंपल आसान लग रहा है ये तो हो गया हमारे पास 3 क्वेश्चन निकल गए, 2 और बच गए। क्वेश्चन है, अच्छा ए भी करके आया हुआ है कि वाई टर्मिनल अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर, राइट वन केमिकल रिएक्शन टू सपोर्ट योर आंसर। ये वाला सवाल है कि भाई टर्मिनल अल्काइंस जो है वो एसिडिक इन नेचर क्यों होता है, एक केमिकल रिएक्शन लिखिए अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। अब देखो एसिडिटी ऑफ अल्काइंस हमने पढ़ा था, टर्मिनल अल्काइंस की 2 रिएक्शन पढ़े थे उसके अंदर, एक सिल्वर नाइट्रेट से और एक CuCl से। अगर मैं ए पोर्शन में ये वाला इक्वेशन लिख दूँ कि HC ट्रिपल बॉन्ड, मतलब ये टर्मिनल अल्काइन है ना, इसकी रिएक्शन किससे कर दूँ? सिल्वर नाइट्रेट से कर दूँ। एक ही स्टेप में कर लेता हूँ, ठीक है, तो 2 लगा लेते हैं यहाँ पर। तो क्या होता है, सिल्वर लग जाता है तो दोनों तरफ, और प्लस 2 HNO3 रिलीज हो जाता है। तो ये हमारा क्या बन जाता है? वाइट सॉलिड। तो इससे क्या पता लगता है कि जो अल्काइंस होते हैं वो एसिडिक in नेचर होते हैं, चूँकि वो अपना H+ यहाँ से क्या कर देते हैं? लॉस कर देते हैं। याद है? तो इसमें ये इक्वेशन आपको लिखनी है कि टर्मिनल अल्काइंस एसिडिक in नेचर क्यों होता है, एक केमिकल रिएक्शन लिखिए अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। बी क्या है कि वाई डज द NO2 ग्रुप अटैच टू अ बेंजीन रिंग डायरेक्ट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल टू द मेटा पोजिशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। कि पता है NO2 ग्रुप जो है वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजिशन पर क्यों अटैच करता है? बिकॉज NO2 हमारा मेटा डायरेक्टर है। सिंस इट इज मेटा डायरेक्टर दैट्स वाई इट ओरिएंट्स द अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल टू मेटा डायरेक्शन। सही है, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो ये इसको एक्सप्लेन कर देना, बता देना। तो हमने पढ़ा था ना, ये वो है ओरिएंटेशन इन बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट जो पढ़ा था, उसमें हमें यहाँ पर मेटा डायरेक्टर्स को बता देने का मसला। आगे बढ़े। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ 1 लेबोरेटरी टेस्ट। इनमें सारे को एक लेबोरेटरी टेस्ट से एक्सप्लेन आइडेंटिफाई करें, मतलब इनमें से कोई ऐसा रिएक्शन दें जो कि, अच्छा होता क्या है, डिस्टिंग्विश टेस्ट हमेशा वर्सेस करके आते हैं ना कि दिस वर्सेस दिस। उन्होंने मॉडल पेपर में ना एक बस कंपाउंड डाल दिया और कहा गया कि आइडेंटिफाई करें लैब टेस्ट से। तो हमें कोई एक इक्वेशन सबकी कोई ना कोई एक इक्वेशन हमें लिख लेनी है, अल्कीन की, अल्कोहल की, या फिनॉल की, एल्डिहाइड की। जैसे मिसाल के तौर पर अल्कीन की हम लिख लेते हैं C2H4 प्लस Br प्लस HBr कर दो, तो ये हमारा बन गया C2H5Br। एक अल्कोहल का रिएक्शन लिख दो कोई, जैसे C2H5OH प्लस सोडियम से रिएक्शन करा दो, ये बन जाएगा C2H5ONA प्लस हाइड्रोजन गैस। एक रिएक्शन कोई फिनॉल का कर लो, C6H5, मतलब फिनॉल का कोई रिएक्शन कर लो, बेंजीन रिंग लिया, OH ले लिया, कोई भी ऑक्सीडेशन कर लेते हैं KMnO4 के साथ। तो आपको पता है कि उसमें हमारे पास क्या हो जाता है, इस तरह से हमारे पास हाइड्रोक्विनोन बन जाता है ना, सॉरी बेंजोक्विनोन। इसी तरह से एक रिएक्शन एल्डिहाइड का कोई करा दें, कोई भी एल्डिहाइड लेते हैं, HCHO ले लेते हैं और इसकी ऑक्सीडेशन करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो एक एक इक्वेशन कोई भी अपने मर्जी से लिख देनी है। तो क्या यहाँ पर वो डिस्टिंग्विश टेस्ट उस तरह से नहीं किया गया कि दिस वर्सेस दिस, तो आइडेंटिफाई करने से आपको एक कोई रिएक्शन लिखना है तो रिएक्शन लिख दें। समझ आ गई बात? तो ये नहीं कहा जा रहा है कि इसका इससे डिस्टिंग्विश करें, तो एक एक इक्वेशन जो मर्जी केमिकल प्रॉपर्टी उठाकर लिख दो। क्लियर है? कोई भी लिख दो जो मर्जी आपकी, क्योंकि ये सवाल उस तरह का नहीं है, डिस्टिंग्विश टेस्ट नहीं है ये ना, ये वरना इसमें वर्सेस करके होता है कि अल्कीन वर्सेस अल्केन, अल्कोहल वर्सेस फिनॉल, एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन, तो इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, अपने मर्जी से आपको लिखना पड़ेगा व्हाटएवर। ठीक है, वरना ये सवाल ऐसे आता नहीं है, ऐसे आएगा कि अल्कीन वर्सेस अल्केन, अल्कीन एंड अल्केन, या एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो हमें पता लगे कि इन दो चीज़ों को भी डिस्टिंग्विश करना है तो हम कर पाएंगे ना। अब एक पॉजिटिव टेस्ट देगा, एक नेगेटिव टेस्ट देगा, तो ये सवाल थोड़ा सा मतलब सही तरह से नहीं आया मॉडल पेपर में। ठीक है, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें। नेक्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ 4 डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड गिव द इक्वेशन फॉर देयर प्रिपरेशन फ्रॉम एसिटिक एसिड। कह रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव्स का नाम लिख दें। अब 4 डेरिवेटिव्स कौन से हैं? एक हमारा हो गया एस्टर, दूसरा क्या हो गया हमारा अमाइड हो गया, तीसरा हो गया एसिड एनहाइड्राइड, और चौथा हो गया हमारे पास क्या एसिड हैलाइड।
तो ये 4 हमारे पास नेम्स हो गए। बाकी सबकी एक एक इक्वेशन आपको दे देनी है, रिएक्शन है असल में ये। तो जैसे कि अगर आपको एस्टर बनाना है तो एस्टर कैसे बन सकता है, जर्नल रिएक्शन से बना लो या क्या, अब किसी से भी बना सकते हैं वैसे। तो यहाँ पर हम लोग इसमें क्या यूज़ कर लें, जर्नल इक्वेशन यूज़ कर लें, या चलो जर्नल यूज़ कर लेते हैं RCOOH प्लस ROR। तो ये एस्टर बन जाएगा RCOOR प्लस H2O। एस्टर के बाद क्या अमाइड बनाना है, अमाइड बनाने के लिए क्या पढ़ा था कि RCOOH के साथ रिएक्शन करा देंगे, अमोनिया करा देंगे ना, तो ये हमारा बन जाएगा RCOONH4। इसके बाद तब यहाँ से क्या होगा कि वाटर रिमूव हो जाएगा और RCONH2 बन जाएगा बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से, ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाता है। एसिड एनहाइड्राइड बनाना है तो 2 मॉलिक्यूल यूज़ कर लो RCOOH के, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड यूज़ कर लो। तो इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा हमारे पास। याद है ना, ये सबके पास किया हुआ है, तो नया नहीं है कुछ भी। तीसरा डेरिवेटिव। चौथा क्या है, एसिड हैलाइड बनाना है। तो एसिड हैलाइड के लिए क्या करो, किसी भी चीज़ से SOCl2 से करा देते थायोनिल क्लोराइड से, तो क्या होगा RCOCl बन जाएगा प्लस SO2 प्लस HCl फॉर्म हो जाएगा। हो गए चारों रिएक्शन क्लियर है, सबको आ जाएगा करना ये। तो आराम से ये सवाल हो सकता है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव्स के नाम और उनके 4 के प्रिपरेशन का तरीका। कोई मसला? नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन अमाइंस। अमाइंस को डिफाइन करें। अमाइंस क्या होते हैं, तो अमाइंस क्या है भाई, ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच अल्काइल रेडिकल इज बॉन्डेड टू NH2 ग्रुप इज कॉल्ड अमाइन। वाई दे आर बेसिक इन नेचर। बेसिक नेचर क्यों होते हैं, बिकॉज दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। चूंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाते हैं, दैट्स वाई दे आर बेसिक इन नेचर। ठीक है। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम एन अमाइन। अमाइन से ये सारी चीज़ों को बनाए, अमाइड बनाए, डायजोनियम सॉल्ट बनाए। अब देखो अमाइड किस तरह से बनाएंगे, प्राइमरी अमाइन से, कि अगर हमने प्राइमरी अमाइन ले लिया RNH2, तो इसका रिएक्शन हमें कराना होगा कार्बोक्सिलिक एसिड से, सॉरी एसिड हैलाइड से। एसिड हैलाइड होता है RC≡O, फिर ये X होता है। ठीक है। अब यहाँ से होगा क्या कि यहाँ से एक H और यहाँ से एक X निकल जाएगा, HX बन के। तो क्या चीज़ बन जाएगी हमारे पास RC≡O। उसके बाद फिर चूँकि यहाँ से एक HX निकल गया, तो यहाँ पर N आ गया, एक तरफ रेडिकल और एक तरफ हाइड्रोजन। ठीक है, और HX बाहर आ गया। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी अमाइड। इसको हम लोग सेकेंडरी अमाइड कहते हैं, इसको 2 डिग्री अमाइड कहा जाता है। क्यों 2 डिग्री अमाइड है, क्योंकि नाइट्रोजन की एक तरफ रेडिकल आ रहा है। ठीक है। अगर ये दोनों तरफ हाइड्रोजन होता तो ये प्राइमरी अमाइड होता, नॉर्मल जो अमाइड होता है ये वाला अमाइड। ठीक है। तो इसमें जो अमाइड बनेगा याद रखिएगा कि वो 2 डिग्री अमाइड बनेगा या सेकेंडरी अमाइड बनेगा, प्राइमरी अमाइड नहीं बनेगा, नॉर्मल जो अमाइड हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा क्या बनाना है, डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने लिख दिया डायजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन। तो ये इस तरह से जब मिथाइल अमाइन का रिएक्शन हम लोग करते हैं HNO2 से, दिस इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये डायजोनियम सॉल्ट हमारे पास बनता है और साथ में वाटर लिबरेट होता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया कि दोबारा से सवाल पढ़ लेते हैं कि अगर डिफाइन करें अमाइंस को, वाई दे आर बेसिक इन नेचर, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, और केमिकल रिएक्शंस लेके जिसमें आप अमाइंस को कन्वर्ट करें अमाइड में और डायजोनियम सॉल्ट में। तो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था, तो आपको मर्जी, अगर आपको मुश्किल लगता है आप छोड़ के अगला सवाल कर लो। ठीक है। ठीक है, कोई मसला आया था, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि और के साथ चॉइस डाल के इसमें कि राइट द नेम्स ऑफ 2 ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। किसी 2 ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का नाम लिखिए, सवाल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को छोड़कर। तो अब 2 और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि टेट्राइथाइल लेड लिख सकते हैं ना भाई, टेट्राइथाइल लेड। अब टेट्राइथाइल लेड क्या होता है, PbC2H5 यही होता है ना टेट्राइथाइल लेड, जो रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम में इस्तेमाल करते हैं। ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसके अलावा और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें मेटल हो, जैसे कि सोडियम अल्कोक्साइड होता है ना, सोडियम अल्कोक्साइड, ये क्या होता है, रोना RONA होता है ना, ये दोनों ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं। तो ये 2 नाम लिख दिए। राइट इट्स द रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद द फॉलोइंग। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के इन दोनों से रिएक्शन करा दो, अमाइन से करा दो और कार्बन डाइऑक्साइड से करा दो। तो जब हम इसके रिएक्शन अमाइन से कराएंगे RMgX प्लस RNH2, तो RNH2 को ब्रेक कर देते हैं ना RNH और H में, तो RH हमारे पास अल्केन बन जाता है RH प्लस Mg एक तरफ
X और एक तरफ RNH, अल्केन बनता है ना बेटा इसमें। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे तो ये तो 2 स्टेप मैकेनिज्म होगा कि RMgX का रिएक्शन अगर हम लोग करेंगे CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो पहले क्या होगा, कार्बन उसका ऑक्सीजन, उसके बाद यहाँ MgX और यहाँ पर R आ जाएगा। फिर हम लोग इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इस पर क्या होगा, RCOOH बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस Mg एक तरफ X और एक तरफ OH आ जाएगा। याद है, पता है सबने। तो ये ग्रिग्नार्डिन का 2 रिएक्शन शो करना है, एक हमें शो करना है अमाइन के साथ और एक शो करना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये सबकी कॉपी में लिखा हुआ है, बस ये रिपीट कर रहा हूँ मैं, रिवाइज करा रहा हूँ। हो जाएगा आराम से, ये सवाल हो जाएगा। तो आराम से 5 सवाल निकल गए आपके, 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, शॉर्ट में। अब आते हैं सेक्शन सी में, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में देखते हैं क्या है। पहले इनऑर्गेनिक देखते हैं, फिर ऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक में बेटा एक सवाल तो आपको पता है कि इक्वेशन वाला तो आता है कि कंप्लीट एंड बैलेंस, लेकिन आप इसको छोड़ भी सकते हैं, आप दूसरा लॉन्ग कर सकते हैं इसकी जगह पर। तो पहले इक्वेशन वाला लॉन्ग देख लेते हैं क्या है कि कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये 8 नंबर का 8 सवाल होगा, 8 नंबर का। अब पहला है C+N2, ये एडिशन रिएक्शन है चैप्टर 1 से, या चैप्टर 1 2 से मिक्स होकर आ रहा होता है। ये सिर्फ चैप्टर 1 का नहीं हो, चैप्टर 1 के भी इक्वेशन होंगे, चैप्टर 2 के भी होंगे, ऑर्गेनिक मतलब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के भी होंगे और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के भी होंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, CN बन जाएगा ये, और फिर क्या करेंगे, चार्ज +4 होता तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, C3N4 बन जाएगा। बैलेंस करने के लिए क्या करें, यहाँ पर 3 लगा दें, यहाँ पर 2 लगा दिए, बैलेंस हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया सबको। कार्बन नाइट्राइड बन गया, नाम नहीं लिखना है, CaOCl2 + HCl। ठीक बेटा, तो जब हम ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और क्लोरीन गैस बनेगा। HCl में 2 लगाकर बैलेंस कर लेंगे। तो ये ब्लीचिंग पाउडर की इक्वेशन से आया है ये, ठीक है। तो उसके बाद K+O2, ये तो हमारा ऑक्साइड बनेगा, और आपको पता है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाता है, तो क्या बन जाएगा, KO बन जाएगा और KO2 हो जाएगा ना, दिस इज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं ऊपर, कैल्शियम 1 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1। ओके हाँ, ब्रैकेट में OCl2, सही। ये तो क्वेश्चन में गलती हो गई ना इसके अंदर, यहाँ ये सवाल गलत है ना, ये CaOCl2 ऐसे होता है ना। अब सही हो गई, उन्होंने इक्वेशन में टाइपिंग मिस्टेक कर दी है, OCl में ब्रैकेट नहीं होता ना, इस तरह से होता है। हाँ सही, तभी नहीं बैलेंस हो रहा था। ये तो हो गया, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बन गया KO2। नेक्स्ट है ये हमारे पास, ये जो क्वेश्चन आया, डाइक्रोमेट आइन है, इसका रिएक्शन हम लोग करो ऑक्सैलिक एसिड H+ के साथ। अब ये चैप्टर 2 से आया हुआ है, पोटेशियम डाइक्रोमेट की जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है। अब इसको किस तरह से करेंगे, अच्छा ये आयनिक फॉर्म में दिया हुआ है ना इन्होंने, तो आयनिक फॉर्म में बताएंगे। अब ये चूँकि डाइक्रोमेट हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो खुद रिड्यूस होता है, तो डाइक्रोमेट हमारा बन जाएगा Cr+3 आयन में कन्वर्ट होगा ये। फिर H2C2O4, ये हमारा रिड्यूस, ये हमारा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीडाइज होगा। तो ये हमारा ऑक्सलेट आयन है, तो ये हमारा CO2 में कन्वर्ट होगा, और साथ में प्लस H2O वाटर हमारे पास रिलीज़ हो जाएगी। तो एक जगह पर रिडक्शन हो गई है, एक जगह पर हमारे पास ऑक्सीडेशन हो गई है, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद हम इसको जस्ट बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने के लिए क्या करें, क्रोमियम 2 है तो यहाँ 2 लगा दिया। उसके बाद ऑक्सीजन 7 है, हाइड्रोजन 8 है तो यहाँ पर हमने 4 लगा दिया। ऑक्सीजन 7, अच्छा हाइड्रोजन 3 नहीं 8 हो गया, और 6 और 8 कितना हो गया, 14 हो गया, तो यहाँ 7 लगना चाहिए ना, 7 लगा दिया। क्रोमियम बैलेंस है, कार्बन यहाँ पर है 3 तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 6 लगा दिया। इसके ऑक्सीजन कितना है, आप ऑक्सीजन सिर्फ देख रहे हैं ना, 4 3 12, 12 और 7 12 13 14 15 16 17 हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन एक है जो हमने देखा है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। कोशिश करें कि सवाल को अटेम्प्ट ना करें, दूसरा लॉन्ग आप निकालें, चूँकि ये इसके लिए जाहिर सी बात इनऑर्गेनिक इक्वेशंस आपको आने चाहिए, अगर वो भूल गए तो आप नहीं कर पाएंगे। P+O2 ये क्या बन जाएगा, हमारा लिमिटेड ऑक्सीजन है। अब इसमें 2 चीज़ें, 2 एक्स हमने किए थे चैप्टर 1 में, आप चेक करो कि हमने चैप्टर 1 में जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे ना P ब्लॉक एलिमेंट्स की,
तो उसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन एक्सेस ऑक्सीजन में करा रहे थे और लिमिटेड ऑक्सीजन में करा रहे थे, P+O2। एक जगह P2O5 बन रहा था, एक जगह P4O10 बन रहा था। ठीक है सबको? फॉस्फोरस को ऑक्सीजन से रिएक्शन जो करा रहे थे P+O2, एक्सेस में करेंगे तो P2O5 बनेगा और लिमिटेड में P2O3 बनेगा। ठीक है, तो P2O3 की फॉर्मेशन हो रही थी P2O3। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 4 कर दो, यहाँ 3 लगा दो, ये बैलेंस हो गया। NaOH प्लस जिंक, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जिंक से रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा बन जाएगा सोडियम जिंकेट, Na2ZNO2, सोडियम जिंकेट बनेगा। और क्या हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी यहाँ से, H2 गैस। ये भी पढ़ा था हम लोगों ने, NaOH का जिंक से रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम लोग 2 लगा लेते हैं, 2 सोडियम हो गया, बाकी भी बैलेंस हो गया। ठीक है, Mn+O2, Mn और O2 सिलेक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, Mn2O3, Mn3O4। मैंगनीज की रिएक्शन किया, चैप्टर 2 में है ये हमारा। मैंगनीज की रिएक्शन में आओ, चैप्टर 2 में आ जाओ मैंगनीज में। तो मैंगनीज में रिएक्शन क्या है, Mn+O2 क्या बने, Mn3O4 बन रहा है। ठीक है, ये बन गया Mn3O4। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर 3 लगा दें, यहाँ पर 2 लगा दें। फिर कॉपर का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन है तो ये हमारा बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ट्वाइस प्लस NO2 प्लस वाटर। जो कंसनट्रेटेड ले रहे हैं तो NO2 बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में फॉर्म होगा। और ये हमारे पास, अच्छा ये जो हमारे पास है ना, ये वाली इक्वेशन है, ये ओल्ड बुक से आ गई है। न्यू बुक के अंदर नाइट्रिक एसिड नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये ओल्ड बुक के आ गई इक्वेशन, लेकिन मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, पेपर में नहीं आएगा ये। बैलेंस करना रह जाएगा कॉपर 1 है, हाइड्रोजन, अच्छा नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा लिया। बल्कि बाकी चीज़ देखते हैं, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 लगा दिया तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन 3 है ना, तो नाइट्रोजन 3 कर दिया। हाइड्रोजन यहाँ पर लेकिन 2 है तो यहाँ 2 कर दिया, फिर यहाँ पर 4 कर दिया और यहाँ पर 2 कर दिया। तो आई थिंक ये पूरा बैलेंस हो गया। कॉपर 1 हाइड्रोजन 4 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन 2 4, ऑक्सीजन 4 12, सोडियम 6 4 10 + 2 12। ठीक है, बैलेंस। लेकिन ये ओल्ड बुक का सवाल है, इसको आप छोड़ दें। तो बेहतर है कोशिश करें कि आप ये वाला सवाल, अब चूँकि ये अटैम्प्ट नहीं करेंगे तो आप बाकी भी अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे इसका। ठीक है, और करके आया है ना, और करके ये भी कर सकते हैं इसमें कि डिस्कस द ग्रुप ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कली मेटल्स। कि अल्कली मेटल्स से मुराद क्या होगी कि वन ग्रुप में आप डिस्कस करें कि एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड होता है, टॉप से बॉटम इंक्रीज होता है एटॉमिक रेडियस। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, टॉप से बॉटम हमारे पास डिक्रीज हो रही होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जब हम बात करते हैं वन ग्रुप के अंदर अल्कली मेटल्स में टॉप से बॉटम, चूँकि इलेक्ट्रॉन्स आराम से लॉस हो जाते हैं तो आयोनाइजेशन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बढ़ रही होती है, टॉप से बॉटम जाते हैं तो। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है अल्कली मेटल्स के अंदर रहते हुए, अच्छा हैलोजन में तो ये होता है सब पी ब्लॉक में कि टॉप से बॉटम बढ़ रही होती है, अल्कली मेटल्स में टॉप से बॉटम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, डिक्रीज हो रही होती है। इसको एक्सप्लेन कर देना तो आपका 8 नंबर यहाँ पर हो जाएगा, अगर आप ये सारे ट्रेंड बता दो अल्कली मेटल्स के हिसाब से। क्लियर है। इसके बाद दूसरा सवाल है कि ड्रॉ अ फ्लो शीट डायग्राम ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस एंड डिस्क्राइब वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। वही कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, डायग्राम के साथ आ जाएगा। आल्सो राइट 2 केमिकल रिएक्शन इन विच सल्फ्यूरिक एसिड बिहेव्स एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। 2 रिएक्शन एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट शो करो, क्योंकि आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड के पास एबिलिटी होती है कि उसको वाटर को रिमूव करने की। अब 2 तरह से, अब जैसे एक हमने ले लिया C2H5OH, अगर इसमें हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो ये रिमूव कर देगा ना बेटा वाटर, और क्या बना लेगा, C2H4 बना देगा। इसी तरह से अगर हम ले लेते हैं C6H12O6 ग्लूकोज, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो ये क्या करेगा, कार्बन अलग कर देगा, वाटर को अलग कर देगा। सही है, तो यहाँ पर हमने 6 लगा के बैलेंस कर दिया। क्लियर है। ये 2 प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना हम लोगों ने कि सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा। अब इसके बाद दूसरा सवाल शुरू हो गया लॉन्ग में कि व्हाट इज ट्रोपोस्फियर, डिस्क्राइब द केमिस्ट्री इन्वॉल्व ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन इन ट्रोपोस्फियर। ये चैप्टर 12 से आ गया एक लॉन्ग, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से आप देखें एक लॉन्ग यहाँ पर बन रहा है, लेकिन अगर आप ये लॉन्ग कर लेंगे तो आपको उसकी करने की जरूरत नहीं है।
और डिफाइन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिफाइन करें। दोज एलिमेंट्स इन विच द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी ऑर्बिटल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। व्हाई आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स? बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन्स आर इन ट्रांजिशन स्टेट, that's why they are called transition elements. Explain trend of following properties of 3D series of transition element any 3. catalytic activity, alloy formation, variable oxidation rate, magnetic behavior. ये अलग अलग हेडिंग के थे ना प्रॉपर्टीज ऑफ, उसमें आपने एक्सप्लेन कर देना सब। तो लेकिन राइट से बात है, जो कि आप ये नहीं कर पाएंगे तो आप ये नहीं करेंगे। ये देखना चाहिए चैप्टर 12 का आपको लॉन्ग करना पड़ेगा, तो आपको ये वाला लॉन्ग करेंगे, आप ये वाला लॉन्ग नहीं कर पाएंगे अगर आप चैप्टर 12 छोड़ते हैं तो। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री तो उसका लॉन्ग बन रहा है बेटा, देख लें यहाँ पे। क्लियर है? आगे बढ़ें, ऑर्गेनिक देखते हैं, बस लास्ट है। अब ऑर्गेनिक में क्या सवाल है, में देखते हैं कि पहले तो एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एक्सप्लेन करते हैं डायग्राम के साथ। आल्सो राइट टू केमिकल रिएक्शन इन विच बेंजीन बिहेव एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दो केमिकल रिएक्शन लिखे जिसमें बेंजीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के तौर पे बिहेव करता है। पहले तो आपको पूरा स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बता देने लॉन्ग में, और उसके 3 डायग्राम जो बनाई थी ना, याद है, तो वो पूरी बना देनी। अभी पूरा सॉल्व करके जाहिर से बात है PDF मैंने आपको भेज दिया है, उसने पूरा सोल्यूशन किया हुआ है। तो मैं तो सिर्फ इक्वेशंस कर रहा हूँ ना आज की क्लास में। तो यहाँ कह रहे हैं कि दो ऐसे रिएक्शन लिखे जैसे बेंजीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के तौर पर बिहेव करता है। अब अनसैचुरेटेड क्या मतलब? दो ऐसे रिएक्शन लिखे जिसमें बेंजीन क्या कर रहा होगा बेटा? एडिशन रिएक्शंस कर रहा होगा। अब 2 एडिशन रिएक्शन लिखे बेंजीन के हम लोगों ने, याद है? एक तो लिखा है बेंजीन का रिएक्शन किससे कराया है? हाइड्रोजन से कराया है। हाइड्रोजनेशन याद है सबको? निकल कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, हो गया एडिशन। और दूसरा क्या हेलोजिनेशन की है? सनलाइट के प्रेजेंस में, कि ये हमने ले लिया बेंजीन, इसका 3Cl2 से रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इससे क्या होगा? Cl आ जाता है हर जगह पर, याद है? हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो ये 2 रिएक्शन बता दिया, हो गया। 2 ऐसे रिएक्शन इसमें बेंजीन अनसैचुरेटेड है, एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन दोनों। एक लॉन्ग हो गया, लिखा हुआ होगा आपके पास, एडिशन रिएक्शन में लिखा हुआ है दोनों रिएक्शन, दोनों इक्वेशन लिखी हुई। कुछ नया आपको नहीं लिखना है अब तक, जो लिखा हुआ है कॉपी में वही सब आया हुआ है मॉडल पेपर में, क्योंकि मैंने लिखा ही इस अंदाज से कि आपको कुछ आउट ना आ जाए, सारी चीज़ें हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके साथ एक दूसरा सवाल क्या मिला हुआ है? आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। स्ट्रक्चर बनाए दिए गए मॉलिक्यूल्स के। अब आपको पता ये तो आता है, ठीक है? तो ये तो लॉन्ग में इसके साथ आ गया है, तो इसमें सबके स्ट्रक्चर बना दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एनी 8, मतलब एक चॉइस में दिया है, लेकिन हम सारा बना लेते हैं। पहला है डाई विनाइल एसिटाइलिन। अब कहाँ पर बना लें? यहाँ बना लेते हैं। पहला स्ट्रक्चर है डाई विनाइल एसिटाइलिन, बना लेंगे एसिटाइलिन में, और दोनों तरफ डाई विनाइल। तो पहले बनाएंगे एसिटाइलिन, यही होता है, कॉमन नेम है। और विनाइल ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड C, ऐसे ही होता है बेटा, C डबल बॉन्ड C। और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन आ गया, ये हो गया बेटा पहला स्ट्रक्चर। दिस इज डाई विनाइल और बीच में एसिटाइलिन। क्लियर है? हो गया डाई विनाइल एसिटाइलिन, ये सारे कॉमन नेम्स हो। दूसरा देखो, पी क्रिसोल। अब पी क्रिसोल क्या होता है? क्रिसोल किसे कहते हैं? जैसे फिनॉल के साथ CH3 लगा होता है ना, अब पैरा पोजिशन पर लगाया तो CH3 यहाँ लगा दिया, ये हो गया पी क्रिसोल। ठीक है, क्लियर है? सारे स्ट्रक्चर को देखो, कोई नया स्ट्रक्चर होगा तो बना लेना। तीसरा हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, ये आप लोगों ने कल जो पढ़ा था ना, एडिपिक एसिड के साथ, जो वो नायलॉन बनाने में जो इस्तेमाल होता है, उसका मोनोमर है ना। तो हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, हेक्सा मतलब होता है 6, मिथाइलिन का मतलब क्या होता है? CH2, डाई का मतलब होता है 2, और अमाइन का मतलब होता है NH2, मतलब 2 NH2 और 6 CH2 है हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। तो NH2 लगा दिया, उसके बाद 6 CH2 लगाया, इसके बाद NH2 लगा दिया, हो गया हेक्सामिथाइलिन डायमाइन बेटा। उसके बाद फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ क्या है? ये रहा फोर्थ, नियो ब्यूटाइल ब्यूटाइरेट। नियो ब्यूटाइल ब्यूटाइरेट एस्टर है हमारा, एस्टर है ना भाई। एस्टर में क्या होता है? ब्यूटाइरेट आया हुआ है ना, जैसे एसिटेट होता है। ब्यूटाइरेट में 4 कार्बन, तो इसका मतलब क्या हो गया कि C डबल बॉन्ड O, अब यहाँ हमने C3H7 लगा दिया, तो ये हमारा हो गया ब्यूटाइरेट। ठीक है, 4 कार्बन आ गए लेफ्ट साइड पे। अब राइट साइड पे क्या है? नियोब्यूटाइल। नियोब्यूटाइल, ये ऑक्सीजन आ गया जो एस्टर का होता है। नियोब्यूटाइल मतलब टोटल 4 कार्बन,
तो ये इस तरह से हमारे पास बन जाएगा ना, यह नियोब्यूटाइल और इधर से हो गया ब्यूटाइरेट, नियोब्यूटाइल ब्यूटाइरेट एस्टर बनाइए। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है 3-क्लोरोबेंजामाइड। पांचवा है 3-क्लोरोबेंजामाइड। बेंजामाइड क्या मतलब क्या होता है, अगर बेंजीन रिंग के साथ NH2 ग्रुप ले लें ऊपर, ये होता है बेंजामाइड, सॉरी NH2 नहीं, अमाइड ग्रुप अटैच कर दें, ये कहलाता है बेंजामाइड, मतलब बेंजीनामाइड। और 3-क्लोरो का मतलब क्या, नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3, यहाँ Cl लगा दो, जो क्या 3-क्लोरोबेंजामाइड एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट है अल्फा क्लोरो आइसोवैलर एल्डिहाइड। छठा है अल्फा क्लोरो आइसोवैलर एल्डिहाइड। वैलर एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है, 5 कार्बन है और एल्डिहाइड है। और आइसोवैलर का मतलब क्या होता है, सेकंड लास्ट से एक बाहर है। तो चेन में टोटल 4 कार्बन और 1 कार्बन चेन से बाहर है, सेकंड लास्ट से। देखो कैसे, 1 2 3 4, ये एल्डिहाइड बन गया, 1 कार्बन यहाँ से बाहर कर दिया, ये हो गया आइसोवैलर, आइसो है ना। और अल्फा क्लोरो का मतलब क्या हो गया, अब चूंकि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये गैमा कार्बन है, तो अल्फा पर कोलिन मतलब यहाँ पर Cl लगा दी, क्योंकि अल्फा क्लोरो आइसोवैलर एल्डिहाइड। सही है। स्ट्रक्चर में यहाँ पर क्या कर दिया, CH3 कर दिया, यहाँ CH कर दिया, यहाँ CH कर दिया, ये हाइड्रोजन बराबर हो गया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 है नियोकैप्रोइक एसिड। 6 कार्बन टोटल, सेकंड लास्ट से 2 बाहर, नियो का मतलब ये है ना। तो 1 2 3 4 कार्बन लगाएंगे और 3 जो है ना वो 2 कार्बन जो है ना सेकंड लास्ट से बाहर कर देंगे, ये हो गया नियोकैप्रोइक एसिड। सही है बेटा। तो न्यू स्ट्रक्चर देखो इस तरह से आए हुए इसके अंदर है, बट हमें पता होना चाहिए। 8वां है 1 2 3 बेंजीन ट्रायोल, ये पायरोगेलोल बनाने बोला, पायरोगेलोल जो हमारा कॉमन में होता है। मतलब हमने बेंजीन लिया और ये रहा 1, ये रहा 2, यहाँ 3, और ट्रायोल का मतलब क्या होगा, तीनों में क्या लगा दें, ये पायरोगेलोल होता है कॉमन में, इसी को कहते हैं मीथेन डायोल, मीथन डायोल। मिथनॉल होता है ना, देखो 1 कार्बन लिया और उसमें अगर हमने 1 OH लगा दिया तो मिथनॉल है, 2 OH लगा दिया तो मीथन डायोल हो गया। ये हमारा हो गया नंबर 9th स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा। तो बोर्ड में मैंने सारे स्ट्रक्चर्स 9 के 9 स्ट्रक्चर्स आपको दिखा दिए बनाकर, समझ में आ रहा है सबको। एक छोड़ सकते हैं, उसके अंदर चॉइस है, तो आपको मर्जी जो आपको मुश्किल लगे आप छोड़ दो। तो ये देखो, ये लास्ट में इसकी प्रैक्टिस करने से जो सॉलिड नंबर आपको 8 मिल जाएंगे, इतना सा काम करने के। बाकी अगर ऊपर ये काम किया तो 8 8 16 नंबर यहाँ पे बन गया, आपको लॉन्ग निकल गया, पेपर खत्म हो जाएगा। अगर आपको लगता नहीं सर हम दूसरा सवाल करेंगे, तो फिर रिएक्शंस की तरफ आना पड़ेगा आपको। देखो ऊपर रिएक्शन से जान छूट रही है, मतलब रिएक्शन है, ये तो रट्टे वाला सवाल हो गया, और ये हमारा वो हो गया जो हमने याद स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाए हुए। अब नीचे ये इक्वेशंस आ जाएंगे अगले सवाल। ठीक है, अब अगला सवाल पढ़ते हैं। क्या इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, रिकॉर्ड तो हो गया वीडियो में, तो अगर आपको देखना है घर पे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, कंपेयर इन डिटेल SN1 एंड SN2 रिएक्शंस विद मैकेनिज्म। ये चैप्टर नंबर 6 है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिफाइन करें, SN1 और SN2 को एक्सप्लेन कर दें, इस मैकेनिज्म के साथ हो जाएगा। ये लॉन्ग कर लें या फिर ये लॉन्ग कर लें, वाटर कार्बोहाइड्रेट्स चैप्टर 10। क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब बेसिस स्ट्रक्चर के बेसिस पर क्लासीफाई कर दें, जैसे मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इन हेल्थ एंड डिजीज, कि मतलब क्या हमारी हेल्थ पर इफेक्ट होता है फ्रक्टोज का, ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज हमें पता है ब्रेन फॉर फ्यूल होता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस तरह से। लेकिन आपकी साइड से तो ऊपर वाला सवाल करेंगे तो आपने ये सवाल, अच्छा ये सवाल अगर आपको नहीं करना कार्बोहाइड्रेट, उसकी जगह पर आप क्या करें, इक्वेशंस करें। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वेशंस हैं, 8 करने। नीचे करें, पेपर एंड है शायद, और नीचे करें, मुझे खाली जगह दिख जाए ना, और करते रहे और करें, बस ठीक है। तो खाली जगह मिल जाएगी तो इक्वेशन कर लेंगे ना इसमें। अब ये इक्वेशंस कर लेते हैं सारे, ये पेपर यहाँ पर एंड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कौन कौन से इक्वेशंस आए, हमने पढ़ी है नहीं पढ़े। को नया इक्वेशन हो तो लिखा दूंगा, वरना पुराना होगा तो ज़रूरत नहीं है, तो रिवाइज हो जाएगा। पहले इक्वेशन करते हैं, फर्स्ट रिएक्शन ऑफ इथाइन विथ ओजोन, ओजोन एनालिसिस ऑफ इथाइन। अब कैसे करते हैं सीख लो दोबारा से।
HC ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन ओजोन से रिएक्शन करना है, O3 से रिएक्शन होगा। सबसे पहले तो क्या होगा, कार्बन के 2 बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है बेटा, दिस इज कॉल्ड ओजोनाइड। फिर ओजोनाइड का जिंक से रिएक्शन होता है, जिंक ऑक्साइड बनता है, प्लस ये हमारे पास बन जाता है ना ग्लाइओक्सल, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और HH, याद है, समझ में आ गया, ग्लाइओक्सल बन जाता है। तो ये पहला स्ट्रक्चर है हमारा रिएक्शन ऑफ इथाइन विथ ओजोन। तो मसला पढ़ाई है इक्वेशन इथाइन की केमिकल प्रॉपर्टी में, ओजोनोलाइसिस ऑफ इथाइन। दूसरा देखते हैं, रिएक्शन ऑफ ब्रोमो इथेन विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन एट ऑफ KOH। ब्रोमो इथेन मतलब C2H5Br, इसके रिएक्शन कराएं किसके साथ बेटा, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH। KOH ले, लेकिन ये KOH कैसा अल्कोहलिक होता है, एलिमिनेशन होने वाला है। अब एलिमिनेशन होगा तो क्या होगा, यहाँ से ब्रोमीन और एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगी, तो C2H4 बनेगा, KBr बनेगा और वाटर बनेगा। याद है, अल्कीन की फॉर्मेशन हो गया, एलिमिनेशन है, बीटा एलिमिनेशन को मसला। थर्ड, ये 2 हो गया। तीसरा, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद रिड्यूसिंग एजेंट लाइक LiAlH4, इथेनॉल की रिडक्शन करनी है। इथेनॉल का क्या मतलब है, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये इथेनॉल है ना, एसिटाल्डिहाइड को हम इथेनॉल कहते हैं, इसकी रिडक्शन करनी है। रिडक्शन का मतलब नेसेंट हाइड्रोजन इस पर ऐड करना है, 2 नेसेंट हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं LiAlH4 की मौजूदगी में, पाई बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, अल्कोहल बन जाएगा ये रिडक्शन करने से। तो क्या बन जाएगा बेटा, देखो CH3C प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, बिल्कुल सही, इथाइल अल्कोहल बन गया। क्लियर है, पढ़ा हुआ रिएक्शन है सारा ये। चौथा रिएक्शन देखो, रिएक्शन ऑफ प्रोपानॉल विथ मिक्सचर ऑफ जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl। ये जो हमारे पास रिएक्शन है, ये है, दिस इज क्लेमेंसन रिडक्शन, याद है, क्लेमेंसन रिएक्शन है ना, एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा था। प्रोपानॉल मतलब प्रोपेन बनेगा, प्रोपानॉल ले लेते हैं। प्रोपानॉल क्या होता है, CH3CH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये प्रोपानॉल, प्रोपायोन एल्डिहाइड। इसका रिएक्शन किससे करेंगे, अच्छा ये रिडक्शन ही होनी है तो नेसेंट हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से बेटा, ऐसा ही है। और 4 नेसेंट हाइड्रोजन हम यहाँ से निकाल लेते हैं ना, शायद 4 निकाल लेते हैं, और रिडक्शन करनी है। और ये किसके प्रेजेंस में होगा, जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl, मतलब जिंक Hg का अमलगम होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है। जिंक HCl भी यूज़ कर सकते हैं, एक ही बात है, क्लेमेंसन रिडक्शन याद होगा। अब यहाँ से क्या होगा कि ये ऑक्सीजन यहाँ से वाटर बन के रिमूव हो जाएगा, H2O बन के, और बाकी 2 हाइड्रोजन यहाँ इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये हमारा C3H8 बन जाएगा, प्लस वाटर रिमूव हो जाएगा, प्रोपेन बन गया ये। तो वैसे इथेन भी बना सकते हैं इस तरीके से। तो ये चौथा रिएक्शन हो गया, कोई नया रिएक्शन नहीं है, ये सारी रिएक्शन पढ़े हैं, बुक के रिएक्शन है। इसके बाद रिएक्शन नंबर 4 के बाद रिएक्शन नंबर 5 पे आते हैं। ये रहा 5, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विद पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये तो अभी मैंने ऊपर किया था ना फिनॉल में, फिनॉल की ऑक्सीडेशन याद है, रट्टे वाला इक्वेशन है, ये रट्टे वाला इक्वेशन है। नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो हमेशा एसिडिफाइड मीडियम में आपको ऑक्सीडेशन प्रोवाइड देता है। बेंजोक्यूनोन बनेगा ना, बेंजोक्यूनोन, याद है, ये स्ट्रक्चर बोलो तो रट्टा मार लो उसको, ये रट्टा मार लो, उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। बेंजोक्यूनोन प्लस वाटर रिलीज होता है, याद है। तो मसला बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पर, तो बैलेंस करने के लिए, अच्छा फिनॉल की कर रहे हैं ना, यहाँ OH आएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं, इथेनॉल रिएक्ट्स विद थायोनिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। मतलब इथेनॉल का थायोनिल क्लोराइड किसे कहते हैं बेटा, SOCl2 से रिएक्शन। ये तो हमने पढ़ा था, ये रिएक्शन आ रहा है चैप्टर नंबर 6 से, अल्काइल हैलाइड बनेगा ना भाई, इथेनॉल। चलो रिएक्शन करके देखते हैं तो याद आ जाएगा। C2H5OH और थायोनिल क्लोराइड से मुराद SOCl2 से रिएक्शन कराना है पायरिडीन की प्रेजेंस में। तो पायरिडीन यहाँ पर इसका एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। तो यह क्या बन जाते हैं, याद है, C2H5Cl बन जाएगा प्लस SO2 प्लस HCl। इसी में PCl3 और PCl5 से PCl3 से भी बना सकते थे ना। तो ये प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड का इक्वेशन है चैप्टर 6 में, ये सब किया हुआ है, आपको पेज पलटोगे तो आपको दिख जाएगा। 7th तो मसला हो गया, रिएक्शन ऑफ ब्रोमो इथेन विद KSH, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है।
ब्रोमोइथेन का क्या मतलब हो गया, C2H5Br हो गया। अब C2H Br का रिएक्शन किसके साथ कराना है, KSH पोटेशियम सल्फोहाइड्राइड के साथ। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, माइनस प्लस प्लस माइनस KBr बनेगा और इथाइल मरकप्टन बनेगा CO2SH प्लस KBr, हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद 8वीं इक्वेशन क्या दी हुई है भाई, रिएक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल विथ पर आयोडिक एसिड। 8वीं इक्वेशन यहाँ पर लिख देते हैं। ये पर आयोडिक एसिड के साथ याद है क्लीवेज जो थी, क्लीवेज ऑफ 1,2-डायोल, है ना याद, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल का क्या मतलब है, इथाइलिन ग्लाइकोल का मतलब होता है यहाँ पर हमारा ये ना इथाइलिन ग्लाइकोल 1,2-इथेनडायोल, इसका रिएक्शन हम लोग करते हैं HiO4 के साथ, पर आयोडिक एसिड के साथ। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन के निकल जाते हैं और यहाँ से ये मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है, तो वाटर बन जाता है प्लस HiO3 बन जाता है प्लस 2 मॉलिक्यूल किसके बन जाते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के बन जाते हैं। यहाँ से जब ब्रेक होता है, याद आ गया इक्वेशन, ये लास्ट इक्वेशन था इसका फिनॉल का, सॉरी अल्कोहल के टॉपिक का लास्ट इक्वेशन यही था ना, अल्कोहल खत्म और उसके बाद फिनॉल शुरू हो जा रहा होगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट इक्वेशन है रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। अब आखिरी इक्वेशन है रिएक्शन नंबर 9 है, ये देख लो किसका, बेंजीन के रिएक्शन है एसिटाइल क्लोराइड के साथ। अब ये रहा हमारा बेंजीन, ये फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन हो रही है। बेंजीन के रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड से मुराद क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OCl है इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, मतलब AlCl3। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ना, यहाँ जुड़ जाएगा जाके, एसिटोफिनोन बन जाता है, जैसे एसिटोफिनोन प्लस HCl यहाँ से लिबरेट हो जाता है। तो ये हो गया रिएक्शन बेंजीन के एसिटाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड सच एज एल्यूमिनियम क्लोराइड, के जो लास्ट इक्वेशन था ना हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो बेटा ये पूरे 8 इक्वेशन अगर आप इसमें से कोई लिखेंगे तब जाकर आपका 8 नंबर बन जाएगा ये। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर मैं इक्वेशंस में बहुत खलका हो तो आप पिछला सवाल करो, फिर आप स्ट्रक्चर में पक्के हो जाओ। इस स्ट्रक्चर या इक्वेशन में से एक में पक्का होना पड़ेगा आपको लॉन्ग निकालने के लिए। अगर आपको लगता है स्ट्रक्चर वाला सवाल आसान है वो करो, नहीं तो ये वाला सवाल करो। समझ गया ना, क्लियर है, समझ में आ गई सारी चीज़ें, कोई मसला?